प्रश्नोत्तर कर लेते हैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता के। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं। कविता के आधार पर हमने पढ़ा, कभी बादल आ जाते हैं, धुंध आ जाती है और पहाड़ वृक्ष सब गायब हो जाते हैं। झरनों का शोर सुनाई देता है और झरनों की बूंदें मोती के जैसी लगती हैं। तो ये सारे परिवर्तन, कभी धूप है कभी छाया है, ये सारे परिवर्तन जो हैं पर्वतीय प्रदेश में हमें दिखाई देते हैं। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है मेखला के आकार की। मेखला माने करघनी, जो कमर के चारों ओर पहनी जाती है। ऐसा आभूषण जो कमर के चारों ओर महिलाएं पहनती हैं। तो ये जो पर्वत हैं वो मेखला के आकार के हैं, करघनी के आकार के हैं। तो कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया है क्योंकि पूरी पर्वत श्रृंखला एक से एक ऐसे ही कड़ी से जुड़ी हुई है जैसे करघनी कड़ियों से जुड़ी होती है। तो इन सभी प्रश्नों की शब्द सीमा देखिए। इसके प्रश्न जो होते हैं 5 नंबर के, 2 नंबर के और 1 नंबर के आते हैं। भाव मैंने इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर में बता दिया है। बाकी शब्द सीमा आपको 5 में 5 के हिसाब से लिखनी है, 2 में आपको 20-25 शब्दों में लिखना है और 1 जो अंक का प्रश्न है उसे आप 1 लाइन में या 1.5 लाइन में खत्म कर सकते हैं। कभी कभी 1 वर्ड आंसर भी होता है। सहस्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्र दृग सुमन का मतलब है सैकड़ों पुष्प रूपी आंखें। कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? कवि ने यहाँ पर फूलों के लिए प्रयोग किया है। फूलों को पर्वत की आंखों के रूप में बताया है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता दर्पण के समान दिखाई है। दर्पण के जैसा ये तालाब है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देख रहे थे, मानो वे आसमान की ओर उठे जा रहे हों, आसमान से बातें करने जा रहे हों। और ये जो बात है ये प्रतिबिंबित करती है मनुष्य की भावनाओं की। जैसे मनुष्य ऊंची आकांक्षाएं ऊपर तक चली जाती हैं और वह बिल्कुल बिना पल के झपकाए हुए बैठा चिंता में सोचता रहता है। तो ये जो वृक्ष हैं ये भी ऐसे ही शांत हैं। शांत इसलिए है क्योंकि उनके बीच में हवा प्रवेश नहीं कर पाती है। तो कवि ने कल्पना की है मानवीकरण करते हुए कि ये ऐसे लग रहे हैं जैसे मनुष्य के हृदय से उठती ऊंची आकांक्षाएं हों। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धस गए क्योंकि मानो तालाब में आग लग गई, चारों ओर धुआं उठ रहा है। ये भी मानवीकरण है, कल्पनाएं की जा रही हैं। शाल के वृक्ष कहीं गायब नहीं हुए थे बल्कि कोहरे में छिप गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। तो कवि ने उस सुंदर दृश्य का वर्णन यहाँ मानवीकरण करते हुए किया है। झरने किसके गौरव का गान गा रहे हैं? झरने पर्वतों के गौरव का गान गा रहे हैं। और बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? बहते हुए झरने की तुलना मोती की लड़ियों से की गई है। उसके आगे जो ये भाव स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न है एक एक लाइन में दिया गया है। तो ये मैं अलग से नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप भावार्थ में भी लिखते हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, इसका आपको बताना है कि ये किस संदर्भ में कहा है और इसका क्या आशय है कवि के द्वारा। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न जो हैं इसमें सिर्फ इसी का भावार्थ लिखना है। तो दोबारा मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि पूरे भावार्थ में हम कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न वैसे बोर्ड में नहीं आते हैं पर फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया है, स्पष्ट कीजिए। मानवीकरण अलंकार एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये शायद लैंग्वेज बदल के एग्जाम में दे दिया जाए। मानवीकरण अलंकार कहते हैं जब प्रकृति में मानवीय क्रियाएं प्रतीत होती हैं, मानवीय क्रियाएं होती दिखाई देती हैं। तो कवि ने यहाँ पर हर जगह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कहीं उन्होंने पर्वत का मानवीकरण किया है जहाँ पुष्पों को उनकी आंखें बताई हैं, और कहीं उन्होंने झरनों का मानवीकरण किया है कि वे झरझर करके गीत गा रहे हैं, पर्वत की प्रशंसा का गीत गा रहे हैं। कहीं उन्होंने बादलों का मानवीकरण किया है, कहीं उन्होंने वृक्षों का मानवीकरण किया है। तो पूरी कविता मानवीकरण अलंकार के सौंदर्य से भरी पड़ी है। आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस बात पर निर्भर करता है? हमारी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य देखें क्या क्या ऑप्शन है। अनेक शब्दों की आवृत्ति है, शब्दों की चित्रमयी भाषा है और कविता की संगीतात्मकता है। पॉइंट तो सारे ही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है शब्दों की चित्रमयी भाषा। शब्दों का चित्र सा खींच दिया है।
कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। उन स्थलों को छांट कर लिखिए। कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है, जहां उन्होंने बताया है कि झरने कैसे झर रहे हैं और मोती की लड़ियां कैसे आ रही हैं, कैसे वृक्ष ऊंचे उठ रहे हैं। ये सभी चित्र सा ही खींच दिया। पूरी कविता में चित्रात्मक शैली है। उसके बाद आ जाते हैं योग्यता विस्तार पर। इस कविता में वर्षा ऋतु में होने वाले अनेक प्राकृतिक परिवर्तनों की बात कही है। आप अपने यहाँ वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारे यहाँ भी जब वर्षा ऋतु होती है मैदानी इलाकों में, तब कभी एकदम बादल आ जाते हैं और बहुत बारिश हो जाती है। कभी बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। वर्षा ऋतु में तो कभी भी धूप निकल रही है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, और कई बार तो धूप निकलते निकलते भी धूप के साथ साथ भी बारिश हो जाती है। तो इस तरह के परिवर्तन हमें मैदानी इलाकों में भी दिखाई देते हैं। ठंडी हवा चलती है और मौसम सुखद हो जाता है।